हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था जिसमें क्लास 12 के जो सॉलिड स्टेट चैप्टर था उससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ मैचिंग क्वेश्चंस और कुछ आपके रीजन अससन टाइप क्वेश्चन थे। उनको आप लोग सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे टेक्स्ट करें। तो हम इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जस्ट फेस और स्टेट। फेस क्या होता है और स्टेट क्या होता है, इनको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लाइक हमारे पास दो बीकर हैं ए एंड बी। एक बीकर में हमने एक मिक्सचर ले रखा है वाटर और ऑयल का। कोई भी ऑयल ले लिया है, किसका मिक्सचर है, वाटर और ऑयल का। इसमें हमने क्या किया, दूसरा सॉल्यूशन दूसरा बीकर लिया बी, ये बीकर ए है और इसमें हमने मिक्सचर लिया है शुगर और वाटर का। शुगर और वाटर का, इसमें क्या क्या है, शुगर है और वाटर है। ठीक है। अब फेस और स्टेट क्या होती है समझेंगे। अब ये देखिए, ये हमें जो सॉल्यूशन है इसमें दो लेयर दिखाई देंगी, नीचे वाटर बॉटम में और ऊपर सॉल्यूशन। वहां पर एक हमारी बाउंड्री लेयर हम मान लेंगे, जो एक ऐसी लेयर होगी जो वाटर को ऑयल से सेपरेट कर रही होगी। ये हमारी कहलाती है फेस बाउंड्री। क्या कहलाती है, फेस बाउंड्री। क्लियर। ये हमें जो मिक्सचर है कितने फेज में दिख रहा है, एक तो हमारा जो वाटर है, दूसरा हमारा ऑयल है, और ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। जब कोई मिक्सचर में हमें कंपोनेंट अलग अलग दिखाई दे और जितने कंपोनेंट जिस टाइप के अलग दिखाई देंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, फेजेस। तो इसके लिए आप एक फेज कौन सा होगा, ऑयल, एक हो गया वाटर। इसके लिए जो फेज होंगे वो दो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री है जो दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट इसकी सिंगल होगी, सिंगल स्टेट में, क्योंकि पूरा मिक्सचर क्या है, लिक्विड। ऑयल भी लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, तो इसकी स्टेट तो 1 होगी, लेकिन फेज कितने हो जाएंगे, 2। यहां हम बात करते हैं, यहां हमने लिया शुगर और वाटर। तो इसमें शुगर और वाटर को सेपरेट करने के लिए कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है, यानी आपको शुगर वाटर में अलग दिखाई नहीं दे रही। इसलिए इसका फेज जो है वो कितना होगा, सिंगल। और स्टेट तो वैसे भी सिंगल है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड, तो स्टेट भी लिक्विड होगी, फेज भी सिंगल होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होते हैं। ये दोनों ही क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, किन्हीं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को अगर मिक्स करते हैं तो उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। यानी मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस और कंपोनेंट। ठीक है। मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक तो होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, ये हम फेजेस के बेस पर डिफाइन करेंगे।
होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो सिंगल फेस में होता है। कैसा होता है? यानी इट इज एग्जिस्ट ओनली सिंगल फेस या ओनली वन फेस। अगर कोई मिक्सचर आपका सिंगल फेस में है तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी मिक्सचर, जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। वही बात है यहाँ पर फेस के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट कंटेन टू और मोर देन टू फेसेस। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा फेस हो, तो उस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस कहेंगे। और जिसमें सिर्फ सिंगल फेसेस होता है उसे हम होमोजीनियस कहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस तो होमोजीनियस। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगल फेस वाला ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट अपने साथ रखता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अ सिंगल फेस होमोजीनियस मिक्सचर contain two or more than two component are called solution। ठीक है। कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट कितने? अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट कंटेन कर रहा है, यानी किसी भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को ही स्टडी करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई थ्री कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन में या मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, तो वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर फोर कंपोनेंट कंटेन कर रहा है तो उसे हम क्वार्टनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो कंपोनेंट के बेसिस पर। लेकिन अब हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि अ होमोजेनियस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन टू कंपोनेंट, द सॉल्यूशन इन व्हिच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिस पर अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन जब इनमें दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट कंटेन करते हैं, टू कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब इन कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इन कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम डिफाइन दो तरीके से डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। एक तो बेसिस होता है अमाउंट बेसिस पे,
यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन हम किस बेस पे कर सकते हैं, एक तो अमाउंट बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, और अमाउंट बेस पर हम डिफाइन करते कब हैं, अमाउंट बेस पर हम डिफाइन करते हैं जब कोई मिक्सचर सेम स्टेट के कंपोनेंट से मिलकर बना हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है, या सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, और गैस लिक्विड भी मतलब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस। यानी कि जब दोनों कंपोनेंट सेम स्टेट में होते हैं और उनको मिक्स करके कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनमें के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अमाउंट बेसिस पर डिफाइन करते हैं, या अमाउंट बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट present in lesser amount in the solution are known as solute। यानी ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में हो, कैसा हो, लेसर अमाउंट में। कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई एक कंपोनेंट लेसर अमाउंट में है तो वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। And which component present in larger amount in the solution is called solvent। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई, जैसे हम ब्रॉन्ज ही ले लेते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। अब जैसे ये क्या, ये गैस का, ये सॉलिड का सॉल्यूशन है। तो जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है, 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर हो गया सॉल्वेंट और जिंक हो गया सॉल्यूट। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लो हमारे पास एक मिक्सचर गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है वाटर और अल्कोहल का। मान लेते हैं 10 ml वाटर, सॉरी 10 ml अल्कोहल, 90 ml वाटर में डिजोल्व है। तो किसका अमाउंट कम है, अल्कोहल का, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो क्लियर हो गया, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी जो स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। यानी जब कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट स्टेट में कंबाइन करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उनके लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, शुगर, ठीक है, हम मान के चलते हैं 60 ग्राम शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया। कितने वाटर में डिजोल्व कर दिया, 50 ग्राम। तो अगर हम अमाउंट बेसिस पे देखते तो ये हमारा सॉल्यूट होता, ये सॉल्वेंट होता। अमाउंट बेसिस पे ऐसा होता है जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। तो लेकिन अब क्या है, हमें होता है यहाँ पर स्टेट अलग अलग है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये लिक्विड में। तो ऐसा अगर कंपोनेंट इस तरह के हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, अब वो कंबाइन करके कोई सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो वहाँ हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो फाइनली सॉल्यूशन बनेगा वो हमें किस स्टेट में मिलेगा। भाई शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यानी सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिस फेस में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फाइनली जिस फेस में एग्जिस्ट होता है, वो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वही स्टेट वाला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होता है।
और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन हमने देखा लिक्विड बना, तो इसमें लिक्विड कौन था, वाटर। तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जैसे एक एग्जांपल अभी हम आगे भी समझेंगे, जैसे मरकरी है, मरकरी और सोडियम को मिक्स करके जब हम अमलगम फॉर्म करते हैं, तो आपने पढ़ाई है अमलगम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन मिक्सचर बनता है, किस स्टेट में बनता है, सॉलिड स्टेट में। तो इसमें सॉलिड कौन है, सोडियम। मरकरी तो क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड सोडियम है और सॉलिड ही सॉल्यूशन है, यानी ये क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट। तो क्लियर है कि अगर सेम स्टेट में दोनों कंपोनेंट हैं, उनको मिक्स करेंगे तो अमाउंट बेसिस पर डिफाइन कर लेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, उनको मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाएंगे, तो हम सोल्यूशन की स्टेट देखेंगे कि वो फाइनली किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसी स्टेट वाला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फेसिस के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। फेसिस के बेस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा होता है गैसियस सॉल्यूशन। हमने जैसा कि बताया फेस के बेस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। तो सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट क्या होगा इनमें, सॉल्वेंट क्या होगा, और हम बात करेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स की। हमेशा ध्यान रखें, ये कह रहा है ये फेस है, यानी सॉल्यूशन किसमें फाइनली एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में, यानी सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड, यानी सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा। सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा हमारा गैस स्टेट में होगा। सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब जैसे अब हमें कोई एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसका सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो मोस्टली हमने देखा है कि जो अलॉय होते हैं, अलॉय जैसे ब्रॉस ले लिया हमने, ब्रॉन्ज ले लिया हमने, तो इनमें क्या होता है, सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, जैसे कॉपर, जिंक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, कि हमने 2 मेटल को कंबाइन किया और एक एलॉय फॉर्म कर लिया, उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड था और सॉल्वेंट भी सॉलिड था। अब कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व होगा, लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व हो रहा हो। तो अभी हमने बात की थी मरकरी प्लस सोडियम, इसे हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है। तो मरकरी लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। तो कोई ऐसा, अब तीसरा हमारा है गैस इन सॉलिड, कि गैस डिजॉल्व हो रही हो सॉलिड में। तो आपका हाइड्रोजन गैस को हम पैलेडियम में कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये एग्जांपल हो जाएगा गैस डिजॉल्व हो रही है सॉलिड में। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड में कोई सॉलिड
जितने भी हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, आपका एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, ये सब क्या कहलाएंगे हमारा, जैसे शुगर को हमने पानी में मिक्स कर दिया तो वो भी क्या होगा हमारा सॉल्ट इन लिक्विड वाला एग्जांपल कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो इसका एग्जांपल क्या होता है कि इथेनॉल मिक्स कर दो वाटर में, ठीक है, पेट्रोल डीजल मिक्स कर दो, क्लोरोफॉर्म बेंजीन मिक्स कर दो, तो ये सब क्या गैस को लिक्विड में। देखो जनरली वाटर में जो हमारी होती है O2 और N2 प्रेजेंट होती है, O2 प्लस H2 और हम कह सकते हैं N2 प्लस H2। वाटर में ये गैसेस अपने आप ही डिजॉल्व हो रही होती हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि सॉलिड सॉल्यूट हो, गैस हमारा सॉलिड, सॉलिड यानी कि गैस में डिजॉल्व हो रहा हो, तो उसका एक जनरली एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्मोक, धुआं। धुआं में क्या होता है, आपने देखा होगा जब धुआं किसी चीज से टकराता है तो उस सरफेस को ब्लैक कर देता है। ब्लैक किसके कारण होता है, कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स उससे चिपक जाते हैं, तो कार्बन क्या होता है सॉलिड, और जो गैस के साथ वो उड़ कर गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, CO2 हुआ, तो उनके साथ आपका जाता है लिक्विड और गैस। कोई लिक्विड गैस में डिजॉल्व हो, तो जैसे हमारे ह्यूमिडिटी है, इसमें क्या होता है एयर है वैसे गैस है, और उसमें क्या होता है कुछ वाटर्स होता है, वाटर वेपर्स होती हैं, तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। गैस का एक मिक्सचर हमारा एयर एक गैसेस का मिक्सचर, ऑक्सीजन होता है, CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये मिक्सचर है। तो ये हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। मेनली सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर इन्हें हम 9 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा। अब हम इस चैप्टर में कौन 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, हम किसको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। हम इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इन सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन कुछ होते हैं, सॉल्यूशन मान लो कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कुछ अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट में होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। देखिए किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कब बनता है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ रहे थे बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब मिक्स कर देते तो क्या बन जाता सॉल्यूशन, क्या बन जाता सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर क्या बन जाता है सॉल्यूशन। कई जब हमारा कैसा सॉल्यूशन है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो 2 कंपोनेंट कंटेन कर रहा है। तो यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्वेंट में, या सॉल्यूट है सॉल्यूशन में। तो क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के फिक्स अमाउंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स बाय एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेंड। उनमें से हम कुछ मेथड्स हैं जो हमें आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज यानी कि जब हम
किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को परसेंट में डिफाइन करते हैं या परसेंट में हम बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड्स। परसेंटेज हम किसी भी सॉल्यूशन को परसेंटेज में हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मास परसेंटेज। क्या होता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per 100 gram of solution. It is defined as mass of solute per 100 gram of solution called mass percentage. तो कहने का मतलब ये हो गया मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के हमें मास परसेंटेज निकालनी है, सॉल्यूट की भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जैसे अगर मैं सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमें सॉल्वेंट की निकालनी है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम इनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस यूनिट को अधिकतर क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो यूज करते हैं। वो जब केमिकल्स हमें सप्लाई करते हैं तो वो हमें उसका जो यूनिट लिख के देते हैं, कंसंट्रेशन लिख के देते हैं, वो मास बाई मास होती है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं W/W, यानी यहाँ पर हम सॉल्यूट का भी मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। तो क्लियर हुआ? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं कोई दे रखा है 10% by mass solution of sugar। मान लो हमसे कह दिया जाए कि ये हमारे पास कोई गिवन है कि ये जो सॉल्यूशन है वो 10% बाय मास शुगर का, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ मीन्स दैट 10 ग्राम of sugar present in 100 ग्राम of solution। यानी कि मतलब ये हो गया कि ये शुगर क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। यानी हमें सॉल्यूट का मास दे रखा है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना, 100 ग्राम। तो हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है, या इतनी इंफॉर्मेशन ये कंटेन रखता है अपने अंदर, कि अगर हमें दे रखा है कि 10% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मास परसेंटेज निकालने के लिए एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे। कैलकुलेट, एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene dissolve
in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, बेंजीन भी हमारा कैसा होता है रूम टेम्परेचर पर? लिक्विड। और CCl4 भी कैसा होता है? लिक्विड। यानी कि दोनों कंपोनेंट के फेस कैसे हो गए? सेम। स्टेट यानी कैसी होगी? सेम। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अब कैसे डिफाइन कर लेंगे? अमाउंट बेसिस। तो ये 22 ग्राम बेंजीन हो जाएगा सॉल्यूट, ये 122 ग्राम CCl4 हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्व करेंगे, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन हमें दे रखा है 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 दे रखा 122 ग्राम। तो इससे हमें क्या, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 22 प्लस 122 यानी 144 ग्राम। अब हमें क्या करना है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या निकालना है? परसेंटेज। तो हम निकाल लेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम। रखिए 22/144 इंटू 100। तो इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 72। 72 को अगर काटेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और ये जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 कैरी होगा 27 हो गया अपॉन 18। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, 9 95 हो गया, 85 जा 90, 85 जा 90, 5 बचा और 18 3 जा 54। कुछ अप्रोक्सीमेटली आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। किसका? बेंजीन का। अब हमें किसका निकालना है? CCl4 का और निकालना है। तो यहाँ पर CCl4 का निकाल लेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4। अब देखिए कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक का हमने मास परसेंट निकाल लिया है। टोटल मास परसेंट कितना होता है? 100। तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करें? हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे। 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो 100 माइनस 50.3, तो ये कुछ बचेगा 7 और ये बचेगा 84। तो इस तरीके से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट करते हैं? इसे बोलते हैं V/V। तो इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, यानी वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का निकालो। सॉल्यूट, दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकालना चाह रहे हैं आप, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे गिवन होता है ये। मान लो मैं दे रखा 10%
20% by volume solution of ethyl अल्कोहल। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml what solution में, 100 ml solution में, means that 20 ml volume 20 ml of ethyl alcohol present in 100 ml solution, 100 ml of solution, यानी सॉल्वेंट कितना बचा 80 ml। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट if if 50 ml chloroform dissolved in 250 ml CCl4। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ CCl4 कितना है बेटा 50 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ये क्या था क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। 250 ml ऑफ CCl4 कितना है 250 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 50 प्लस 250 यानी कितना हो गया 300 ml। अब जिस कंपोनेंट का आपको परसेंटेज चाहिए निकाल लीजिए। मालूम परसेंटेज इसका निकालना चाहिए, वॉल्यूम परसेंट ऑफ CHCl3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CHCl3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कितना था 50, ये कितना 300, ये कितना है 100, यानी ये काटेंगे तो 16.66 कुछ आ 16.67। जब वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल गया है तो वॉल्यूम ऑफ हम CCl4 निकाल लेंगे। किस तरीके से 100 में से माइनस करके। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल टू 100 माइनस 16.67 यानी 33 और ये बचेगा 83। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अरे यार